जोहार, नमस्कार। मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे झारखंड न्यूज 9। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जो कि आदिवासी समाज के प्रति हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, लेखक भी हैं और फाइटर भी। आइए इसे विशेष पेशा कानून को लेके इसे चर्चा पे हमारे बीच उपस्थित हैं गलासन डुंगडुंग जी। जोहार। जोहार, स्वागत है हमारे स्टूडियो में झारखंड विज्ञान के। गलासन जी, हम जानना चाहें कि आज झारखंड का जो माहौल है पेशा कानून को लेके, जो कि बहुत आप देख रहे हैं कि गरमाया हुआ है, गर्म सा माहौल है, क्या कहेंगे इस माहौल को लेके? देखिए, ये जो माहौल आप देख रहे हैं विगत लगभग 2-3 सप्ताह से माहौल निरंतर गर्म होते जा रहा है, जैसे आपने कहा। उसका मूल कारण यह है कि चूंकि इंडिया गठबंधन के 2 बड़े घटक दल कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा विधानसभा चुनाव के समय में उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से अपने मैनिफेस्टो में कहा कि यदि हमारी सरकार वापस आती है तब हम लोग पेशा कानून 1996 को लागू करेंगे। ठीक है, तो उसी को लेके हम लोग कह रहे हैं कि लागू कीजिए। अब हो क्या रहा है कि जो झारखंड पंचायत राज अधिनियम, जिसको JPRA 1 कहा जाता है, विगत 24 वर्षों से असंवैधानिक तरीके से यहाँ पर लागू है। अब उसी को जो पेशा कानून 1996 के कुछ प्रावधान को उसमें डाला हुआ है और उसी को नया नियमावली बनाकर ये लोग लागू करना चाहते हैं। तो हम लोग उसी का विरोध कर रहे हैं। हमारा बहुत स्पष्ट कहना है कि आपने प्रॉमिस किया है पेशा कानून 1996 लागू करने का, अब उसमें जो 23 मूल प्रावधान है उसके लिए नियमावली बनाइए और लागू कीजिए। अब यहाँ पर पंचायत राज विभाग जस्टिफिकेशन दे रहा है बार बार, कभी सुप्रीम कोर्ट का हवाला, कभी हाई कोर्ट का फैसला का हवाला देकर कि JPRA 2001 अनुसूचित क्षेत्र के लिए संवैधानिक रूप से वैध है, तो ये तो नहीं चलेगा। जो असंवैधानिक है असंवैधानिक है। तो इसीलिए ये जो है कि बखेड़ा खड़ा है। सदान समाज के लोग भी सरकार द्वारा JPRA का विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, सदान समाज जो विरोध कर रहे हैं या फिर और भी जो खुद को मूलवासी कहते हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, उधर महतो लोग हो, वो भी कह रहे हैं, उन अलग अलग विरोध। सदान और मुस्लिम, उनका विरोध यह है कि वो कहते हैं कि कई इलाके में हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, पेशा कानून लागू हो जाने से वहाँ पे सारा पद आरक्षित हो जाएगा, हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। इधर जो है कि महतो लोग कहते हैं जब तक हमें ST का दर्जा नहीं दे देते तब तक पेशा कानून लागू नहीं होना चाहिए। अब इसमें जो मूल बात यह है, डर किस बात का है? अब ये लोग ऐसे तो कह रहे हैं, मैं देख रहा था कई इंटरव्यू में आ रहा है, ये लोग कह रहे हैं कि अनुसूचित क्षेत्रों में एकल पद आरक्षित है तो ये गड़बड़ है, क्योंकि कई जगह आदिवासियों की जनसंख्या बहुत कम है, क्यों आरक्षित होना चाहिए? इस पर विरोध है। लेकिन इससे भी बड़ा चीज है जिसको नहीं लोग दिखा रहे हैं, असल में इसको आड़ में ले रहे हैं। मैं इसको इस तरह से देख रहा हूँ कि लॉजिकल नहीं है, बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है। कैसे? यदि ये लोग सही में जो एकल पद है, एकल पद मतलब कि जैसे जिला परिषद हो गया, पंचायत समिति का मसला है, या फिर जो है कि आपका बाकी और भी जो भी एकल पद हो उस क्षेत्र में है, उसको लेके तो कायदे से देखेंगे तो JPRA 2001 में ही एकल पद आरक्षित है, उसको लेके विरोध भी हुआ। झारखंड हाई कोर्ट ने कहा था उसी के आधार पर एकल पद को लेकर कि पेशा कानून का सेक्शन 4 का G जो है असंवैधानिक है, और G के आधार पर जो JPRA में डाले हैं एकल पद का आरक्षण, वो सब अवैध है, मतलब असंवैधानिक रूप से है। तो इसी को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में गया था केस, तो सुप्रीम कोर्ट ने देखिए स्पष्ट कहा। सुप्रीम कोर्ट में क्या मामला था? मामला यह था, उनका आर्गुमेंट यही था कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आदिवासियों की जनसंख्या 10% है, कहीं कहीं तो कोई पंचायत में 2 ही परिवार हैं लेकिन भी मुखिया का पद आरक्षित है, तो ये तो बाकी लोगों के साथ अन्याय है।
ये संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, यही आर्गुमेंट था। देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बहुत स्पष्ट कर दिया। राकेश कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में उन्होंने ये कहा कि ये इलाके में अगर आदिवासियों की जनसंख्या 10% हो गई, 15% हो गई, तो बाकी लोगों की जो है वो 85% कहीं 75% क्यों हो गई, ये भी तो देखना पड़ेगा। वो इसीलिए हुई, उन्होंने कहा कि बाहर के लोग गए वहां पर, भारी पैमाने पर पॉपुलेशन इनफ्लक्स हुआ, मतलब जनसंख्या का बाढ़ आई यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में यही लिखा हुआ है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये सारे इलाके ऐतिहासिक रूप से आदिवासियों के थे, इसीलिए एकल पद में आरक्षण संवैधानिक रूप से सही है, वैध है। और उन्होंने यह भी कहा कि पेशा कानून का सेक्शन 4G संवैधानिक है ना। तो लेकिन फिर भी ये लोग मुद्दा उठाते हैं। दूसरी बात यह है कि ये आरक्षण का मसला सिर्फ नहीं है। क्यों आरक्षण का मसला सिर्फ नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, यदि एकल पद को आरक्षण को लेकर दिक्कत था तो विगत 24 साल से JPRA लागू है जी। सदान लोग तो कभी आंदोलन नहीं किया, मुस्लिम लोग कभी आंदोलन नहीं किया, या फिर महतो लोग भी उसको विरोध नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर आरक्षण का मसला है एकल पद को लेके, यहाँ मसला है जमीन का और यहाँ मसला है खनिज का। उदाहरण के लिए आदिवासी इलाके में आप जाएंगे तो गैरकानूनी तरीके से बड़े पैमाने पर दूसरे लोग जमीन लेके रखा है। कोई सौदा पट्टा पर बिल्डिंग बना दिया, इसी तरह का कोई ठग के करके। तो जब जैसे ही ग्राम सभा को अधिकार मिल जाएगा पेशा कानून के तहत, वो सारा मामला निकल कर आएगा तो घर भी टूटेगा और जमीन भी, खेती की जमीन भी कब्जा की है, मैं बहुत जगह देखा, हो भी जाएगा। और उसके अलावा हम टोकना चाहेंगे बीच में, हाँ, क्या पेशा कानून लागू हो जाता है हाँ, तो क्या गैर आदिवासी का जो जमीन लिए हुए हैं, क्या वापस हो सकता है? हाँ बिल्कुल, इसके तो डर है, मैं बता रहा हूँ। एक डर वही है क्योंकि ग्राम सभा में जैसे जैसे केस आएगा, ग्राम सभा उसका सुनवाई करेगा, सुनवाई शुरू होगा। क्योंकि पहले क्या है, CNT एक्ट में तो DC का ही है अधिकार, तो बहुत सारे लोग DC के पास नहीं जाते हैं। लेकिन गांव में तो पता है ना कौन किसका जमीन कहाँ कब्जा करके रखा हुआ है, तो मामला ग्राम सभा में आएगा। तो इससे डर है। दूसरा डर क्या है, उधर जितना भी पहाड़ में चाहे तो पत्थर तोड़ के जो बेचा जा रहा है या वहाँ स्टोन क्रशर है, वो किनका है इलीगल रूप से, तो ग्राम सभा इन सारी चीज़ों को पकड़ेगा। और जब इनका रॉयल्टी मिलेगा तो गांव में ही मिलेगा ग्राम सभा को। तीसरा, जो बालू घाट वगैरह है जहाँ से दूसरे लोग जो है खूब पैसा कमा रहे हैं, उस सब में प्रतिबंध रहेगा। तो असल मसला यह है, इसीलिए ये लोग कह रहे हैं कि पेशा कानून यहाँ पर लागू नहीं होना चाहिए। झारखंड निर्माण हुए 24 साल हो गया, नगर निगम और JPRA 2001 को लेकर भी उबाल है, इस पर भी विवाद हो रहा है, क्या करना हो सकता है? देखिए इसमें है क्या ना, जैसे मैंने कहा झारखंड बन गया 24 साल हो गया है ना, 24 साल हुआ, JPRA लागू है, यहाँ पे नगर निगम भी लागू है, दोनों कानून असंवैधानिक रूप से लागू है, लेकिन लोग चुप थे। आज कहीं कहीं हो आ रहा था, जैसे नगर निगम का भी केस चल रहा है, लेकिन जो भी आदिवासियों के पक्ष में जो खड़ा होता है कोर्ट में, उन सारे केस को या तो घुमा दिया जाता है या उसको जो है कि ठंडा अवस्था में रख दिया जाता है। तब इसीलिए अभी मसला इतना ज़्यादा क्यों उठ रहा है, उठ इसीलिए रहा है कि पहली बार इस सरकार को इतना ज़्यादा आदिवासियों का प्रचंड बहुमत मिला है, और प्रचंड बहुमत मिला है, और यह सरकार दावा भी कर रही है यह अभुआ सरकार है। और जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं संविधान लेके घूमते हैं, तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं जब आप संविधान लेके घूमते हैं, आप संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, संविधान को लागू करने की बात कर रहे हैं, और दूसरों पर आरोप लगाते हैं, बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, RSS पर आरोप लगाते हैं कि वो संविधान को ख़त्म कर देना चाहते हैं, ये जो है कि मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। तो जब आप इतना बड़ा बड़ा आरोप लगा रहे हैं, तो आप कहते हैं, दावा करते हैं कि हम संविधान को बचाएंगे, तो वो ज़मीन में दिखना चाहिए, नियम में दिखना चाहिए। अगर ज़मीन पर नहीं दिखे तो लोग सवाल उठाएंगे। तो इसीलिए आप इसमें मैं आपको क्लियर दिखाता हूँ क्या क्या है कि ये जो अनुसूचित क्षेत्र है वो संवैधानिक प्रावधान है। भारत आज़ाद हो रहा था
उस समय में जब संविधान बनाया गया उसमें अनुसूचित क्षेत्रों का क्या होगा, मतलब उस समय में एक्सक्लूडेड एरिया और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया कहा जाता था, तो उन क्षेत्रों का क्या होगा, क्या उसको जो है कि जनरल क्षेत्र ही बनाया जाएगा। तब संविधान सभा में जो सब कमेटी था वहाँ ये भी बात हुई, सवाल उठाया लोगों ने, क्यों आदिवासी लोगों के लिए विशेष प्रावधान होना चाहिए, क्यों उनके लिए स्पेशल कानून होना चाहिए। तब सब कमेटी ने स्पष्ट कहा आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष कानून इसलिए जरूरी है, यदि विशेष कानून नहीं होगा तो उनका जमीन जो है कि दूसरे लोग लूट लेंगे, कानूनों का दुरुपयोग करके छीन लेंगे। दूसरा, जो साहूकार हैं वो उनका शोषण करेंगे, ये लिखा हुआ है। इसीलिए जो है कि ये विशेष कानून उनको चाहिए। और उसी के तहत देखिएगा जब 5वीं अनुसूची लागू किया गया है ना, तो 5वीं अनुसूची किससे गाइडेड है, ये संविधान का अनुच्छेद 244(1). अब मामला बहुत स्पष्ट है। यहाँ क्या कहा जा रहा है, क्योंकि पेशा कानून 8 राज्यों में लागू हो चुका है, देश के 10 अनुसूचित राज्यों में से 8 में लागू हो चुका है, और वहां भी पेशा के सारे प्रोविजन को नहीं डाला गया, वहां भी पंचायत व्यवस्था के तहत वही लाया गया है। तो हमारा कहना है कि सारे राज्यों में अगर असंवैधानिक काम हो रहा है तो आप भी वही काम करेंगे। यहाँ लाइन क्लियर है, संविधान में बहुत स्पष्ट है कि अनुच्छेद 244(1) स्पष्ट कहता है कि अनुसूचित क्षेत्रों में वहां का प्रशासन और नियंत्रण इसी अनुच्छेद के तहत होगा, इसके अगल मतलब ऊपर नीचे कहीं नहीं हो सकता है। और इसी अनुच्छेद का विस्तार है 5वीं अनुसूची। तो 5वीं अनुसूची के मतलब अनुच्छेद 244(1) के तहत जो भी व्यवस्था है उसी के तहत यहाँ पर प्रशासन और नियंत्रण होना चाहिए। और इसी के तहत यहाँ जो पंचायत व्यवस्था है उसको लेकर क्या कहा गया अनुसूचित क्षेत्र के लिए, अनुच्छेद 243 243 का तो मैंने बता दिया आपको, 243 में उसका बी 243(m)(1) उसमें स्पष्ट कहा, क्या कहा कि ये जो संविधान का भाग 9 वो यहाँ पर लागू नहीं होगा, मतलब संविधान का भाग 9 मतलब पंचायत व्यवस्था। उसमें कहा अनुच्छेद 243(m)(4)(b) उसमें व्यवस्था दिया कि संसद ही कानून बनाकर अनुसूचित क्षेत्र में उपबंध को विस्तार कर सकता है। यहाँ इन्होंने क्या किया झारखंड बनने के बाद, उपबंध को विस्तार करने के लिए यहाँ कानून नहीं बनाना था। यहाँ पे राज्य सरकार के पास, विधानमंडल के पास कोई अधिकार नहीं है, इनको सिर्फ नियमावली बनाकर सेंट्रल पेशा एक्ट को लागू करना था। इन्होंने क्या किया, JPRA 2001 बनाया और उसी को पूरा अनुसूचित क्षेत्र में लागू कर दिया। तो आप असंवैधानिक तरीके से आप कैसे चला सकते हैं अनुसूचित क्षेत्र में नियम कानून। उसी तरह 2011 में नगर निगम कानून इन्होंने बनाया और पूरा जो है कि अनुसूचित क्षेत्र में लागू कर दिया। तो दोनों व्यवस्था आप असंवैधानिक तरीके से चला रहे हैं और अभी कहते हैं कि इसको चलने दो क्योंकि हमारे यहाँ रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है। ऐसा नहीं चल सकता है, आपको संवैधानिक व्यवस्था को बहाल करना पड़ेगा अनुसूचित क्षेत्र में, और उसी की हम लोग मांग कर रहे हैं। अगुआ राज्य अगुआ सरकार का दावा करने वाली सरकार के मंत्री और विधायकगण पेशा कानून को लेकर चुपे साधे क्यों, किस बात का डर है इन्हें? मुझे लगता है कि मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बवाल हो रहा है, घमासान चल रहा है, तो फिर ये मंत्री चुप क्यों हैं, विधायक चुप क्यों हैं, शासन चलाने वाले जो टॉप में हैं वो चुप क्यों हैं? मैं ये सोच रहा हूँ कि हम लोगों ने चुनाव के समय में पुरजोर तरीके से कोशिश किया कि ये सरकार वापस आए, और वैसे वैसे विधायक को भी हमने चुनाव जितवा दिया जो अपने बलबूते जो है कि 2000 वोट भी नहीं ला सकते हैं। अब अभी सोचिए कि वो हमारा साथ खड़े नहीं हैं, मुंह नहीं खोल रहे हैं, जनता सब देख रही है। आप जनता को तय करना पड़ेगा कि आप कैसा जो है कि प्रतिनिधि आपको चाहिए। हम लोग वोट देते हैं, नेता चुनते हैं, और हम लोगों को फिर से आवाज़ उठाना पड़ता है। ये तो काम माननीय विधायक जो हैं उनका था, जो अनुसूचित क्षेत्र से जीत के आए हैं, आदिवासियों ने जिनको वोट दिया है उनका ये काम था जो मैं अभी कर रहा हूँ। तो इसीलिए आज बहुत सीरियस सिचुएशन है। मतलब एक तरह से
झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों को लेकर यहाँ पर विगत 24 वर्षों से संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया गया है। और इसमें जो संवैधानिक संकट जो खड़ा किया है वो बीजेपी ने खड़ा किया है। जिस तरह से 2001 में उनको नियमावली बनाकर लागू करना था, उन्होंने असंवैधानिक तरीके से कानून बना दिया, JPRA 1 भी बना दिया और जो कि नगर निगम का भी कानून बना दिया। तो आप तो इनको भी जवाब देना पड़ेगा कि आपने असंवैधानिक तरीके से काम किया है, अनुसूचित क्षेत्र में पूरा संवैधानिक संकट क्यों खड़ा कर दिया है। इसीलिए हम अब सरकार से कह रहे हैं, ये जो संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया गया है इसको ठीक करना आपकी जिम्मेवारी है। और आप अगर ठीक नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे यहाँ की जनता जिसने आपको थंपिंग मेजोरिटी से सत्ता वापस दिया है वो आपसे सवाल करेंगे। सर, हम जानना चाहेंगे इस उठक बैठक का समाधान क्या है? देखिए, इसका समाधान वही है, समाधान यह है कि JPRA 1 उसको संशोधन किया जाए और उसको अनुसूचित क्षेत्र से हटाया जाए, नगर पालिका कानून जो है उसको खारिज किया जाए और सेंट्रल पेशा एक्ट जो है उसके 23 प्रावधान हैं, उसके अनुरूप बेहतरीन नियमावली बनाकर उसको लागू किया जाए। क्योंकि अभी का जो नियमावली है वो क्या करे, अभी का नियमावली से मुखिया राज को हमारा जो ग्राम प्रधान है, पारंपरिक ग्राम सभा है, उसके ऊपर थोपा जा रहा है और पारंपरिक ग्राम सभा को सरकारी ग्राम सभा बनाया जा रहा है। ब्यूरोक्रेट्स को, नौकरशाह को फिर से यहाँ का जल जंगल जमीन खनिज संपदा और आदिवासियों का पैसा, चाहे TSP का हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट का हो या और दूसरे फंड का, उसकी जो बंदरबाट है या विगत 24 वर्षों से लूट जारी है उसी को जारी रखने की कोशिश की जा रही है। तो इस नियमावली को भी खारिज करना पड़ेगा या उसको बेहतर तरीके से संशोधन करके ही उसको लागू करना पड़ेगा, और यही रास्ता है। नहीं तो अंत में लोग कह रहे हैं, मैं जहां जहां जा रहा हूं लोग कह रहे हैं कि यदि सरकार, अब वो सरकार क्योंकि हमने इसको चुना है, ये पेशा कानून के 23 प्रावधानों को अक्षरशः लागू नहीं करती है सही नियमावली के द्वारा, तो पेशा उलगुलान निश्चित है झारखंड में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय के लिए हमारे स्टूडियो में।